नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले आपको स्पेस में हिंदुस्तान की सत्ता वाली खुशखबरी दे दें। इसरो ने अंतरिक्ष में कामयाबी वाला सूर्य नमस्कार किया है। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है और हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो चुका है। पीएम मोदी ने एक्स पर इस जानकारी को शेयर करते हुए कहा, ये उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम का परिणाम। सत्ता में आज एक बार फिर बात होगी बंगाल में ईडी के एक्शन पर चल रहे संघर्ष की, जिसमें पत्थरबाजी भी है, लाठीचार्ज भी है, गिरफ्तारी भी है। बंगाल राशन घोटाले में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई है। ईडी ने टीएमसी नेता शंकर आध्या को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शाहजहां के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। इस पर हमने एक फुल एक्शन वाली रील आपके लिए तैयार की है। महादेव बेटिंग ऐप घोटाले में ईडी की चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का इसमें 3 बार नाम है। 508 करोड़ रुपए लेने का भी आरोप है। सत्ता में उस ऑडियो सबूत की चर्चा होगी जिसने बघेल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सत्ता में आज आपको हिंदुस्तान के ऐसे हीरो से भी मिलवाएंगे जिन्होंने अथाह समंदर में खूंखार समुद्री डाकुओं के चंगुल से 21 जिंदगियां बचाई। सोमालिया के तट पर कैसे एक जहाज को अगवा किया गया और इसके बाद कैसे मार्कोस कमांडोज ने मोर्चा संभालते हुए ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसकी पूरी कहानी आज आपको बताएंगे। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर जारी हो गया। नारा है न्याय का हक मिलने तक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि जन जागरण के लिए राहुल गांधी का यह अभियान है, पूरी कांग्रेस उनके साथ है। अगर आप अपने घर में हीटर इस्तेमाल करते हैं और भूल जाते हैं तो आपके लिए चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ठंड से आपको बचाने वाला हीटर कैसे इंसान की आंखों के लिए खतरा बन रहा है, इसकी जानकारी आज आपको देंगे। इस पर हमने डॉक्टर्स की राय के साथ एक सावधान करने वाली कुंजी तैयार की है। और सत्ता में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की भी बात होगी, जहां कल आम चुनाव हैं। वोटिंग से पहले बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। आपको वहां से आई तस्वीरें भी दिखाएंगे। सत्ता की शुरुआत लगातार दूसरे दिन पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले से करते हैं। कल हमने आपको ईडी की टीम पर हमले की कहानी का एक एपिसोड दिखाया था। आज उसका एपिसोड 2 दिखा रहे हैं। किसी घोटाले को लेकर छापा मारने और जांच करने गई एजेंसी की टीम पर सैकड़ों लोगों का हमला कोई छोटी बात नहीं है। यह एक गंभीर घटना है और अगर यह एक राजनीतिक ट्रेंड बन गया है तो देश में जांच और न्याय की व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। इस घटना पर सत्ता की कुंजी को हम 2 एपिसोड्स में बांट रहे हैं। पहले एपिसोड में कल आपने देखा था कि ईडी अधिकारियों पर कैसे हमला हुआ था, कैसे पत्थरबाजी हुई थी और क्या क्या साजिश हुई थी। आज दूसरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आज जब राशन कार्ड घोटाले के एक और आरोपी शंकर आध्या को ईडी गिरफ्तार करने गई तो हंगामा मच गया, जिसके बाद हालात को कंट्रोल करने के लिए सीएपीएफ के जवानों को लाठी चार्ज करना पड़ा। जिस एजेंसी का काम सिर्फ जांच करना है, उसकी सुरक्षा के लिए लाठी चलानी पड़ी। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हमने सत्ता की एक खास कुंजी तैयार की है, जिसमें आपको एक एक पहलू की जानकारी बहुत डिटेल में मिलेगी। सबसे पहले खबर समझिए। जिस राशन घोटाले के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख और शंकर आध्या के ठिकानों पर रेड करने के लिए कल ईडी की टीम ने उत्तर 24 परगना में रेड की थी, उनमें से एक आरोपी शंकर आध्या को ईडी ने आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आज इस गिरफ्तारी से पहले भी हिंसक ड्रामा हुआ। शंकर आध्या के समर्थकों ने ईडी को उनका काम करने से रोका तो आज सीएपीएफ के जवानों को लाठी चार्ज करना पड़ा। हालांकि दूसरा आरोपी शाहजहां शेख अब तक फरार है। ईडी ने शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है और पश्चिम बंगाल की पुलिस से शाहजहां शेख को गिरफ्तार करके ईडी को सौंपने की मांग की है। कल की घटना पर अब तक 3 एफआईआर हुई हैं। पहली एफआईआर ईडी की तरफ से है, जिसमें 1000 लोगों की भीड़ पर मारपीट और जांच का काम रोकने का आरोप है। दूसरी एफआईआर शाहजहां शेख की तरफ से ईडी के खिलाफ है। आरोप है कि बिना वैध दस्तावेज के उनके घर का ताला तोड़ा गया। तीसरी एफआईआर पश्चिम बंगाल पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर की है, जिसमें मीडिया की गाड़ियों पर हमले का आरोप है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प एफआईआर ईडी के खिलाफ है। सोचिए, जिस जांच एजेंसी के अधिकारी से मारपीट होती है, सिर फोड़ दिया जाता है, उसी के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। और एफआईआर कौन कराता है? वो व्यक्ति जो करोड़ों रुपए के राशन घोटाले का आरोपी है और ईडी की गिरफ्त से फरार है। सूत्रों के मुताबिक कल ईडी की रेड के दौरान शाहजहां शेख अपने घर पर ही मौजूद था, लेकिन ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के बाद परिवार समेत गायब है। शाहजहां ने कल बांग्लादेश भागने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव के चलते
बीएसएफ और बीडीआर की बॉर्डर पर सख्त पहरेदारी है और इसके अलावा बीएसएफ को भी शाहजहां के बारे में अलर्ट कर दिया गया है। इसलिए ज्यादा संभावना है कि शाहजहां और उसका परिवार पश्चिम बंगाल में ही छिपा हुआ हो। वैसे कल इतना कुछ हुआ, मारपीट और हंगामे के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख ऐसे ही फरार नहीं है। इसके पीछे उनका रसूख और ताकत भी है, जिसका खुला मंचन वो कुछ दिन पहले मंच से कर रहे थे। वो धमकी देते हुए कह रहे थे कि किसी में ताकत नहीं कि गिरफ्तार कर ले, जो छूने की कोशिश करेगा उसकी खाल खींच ली जाएगी। एक बार टीएमसी नेता शेख शाहजहां का पुराना वीडियो सुन लीजिए, जिसमें वो ईडी को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। सीबीआई ईडी বাদে সাধারে বালতে দূরের কথা একটা চুল ছেড়ে দেখা বিজেপি দালালে কান খুলে শুনে নেয়। শুধু আমরা মানবতা দেখায় কারণ আমরা সন্দেশকালীর মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বলছি আমরা সব সময় শান্তি চাই। ওই দালাল মির্জাপুর বেঈমান ওই কাদির ছোড়েদের কথা শুনে যদি লাফালাফি করো তাহলে আমাদের কিন্তু এবার দাঁত ভাঙা কিন্তু শুরু করতে হবে। কাদির ব্রহ্মকে চ্যালেঞ্জ করে বলছে আয় সন্দেশকালী সিকিউরিটি একবার সিকিউরিটি বাদ দিয়ে একবার সন্দেশকালীর মাটিতে পা দিয়ে দেখা গায়ে তো চামা থাকবে না। বুনো সোর মির্জাপুর বেঈমান सीबीआई ईडी বাদে সাধারে तो खाल खींच ली जाएगी, दांत तोड़ दिया जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि छू ले। ऐसी धमकियां कोई ऐसे ही नहीं दे देता है। कुछ तो बात होगी शाहजहां शेख में। बीजेपी का दावा है कि शाहजहां शेख को इतनी ताकत खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें ममता बनर्जी ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि अगर कोई हमारे घर पर छापा मारेगा तो हम क्या करेंगे, हम अपने रास्ते में उन्हें मारेंगे। ये वीडियो शुभेंदु अधिकारी ने जारी किया है। उनका दावा है कि ऐसे ही बयानों से शाहजहां शेख जैसे लोगों की ताकत बढ़ती है। एक बार बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का वो बयान सुनिए, फिर बताएंगे कि इस पर राजनीति क्या हो रही है। এবং এই ঘটনার জন্য আমি প্রথমত দায়ী করব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে। তার একটি পুরনো ভাষণ আমি আপনাদের কাছে শোনাচ্ছি, যে ভাষণে তিনি সরাসরি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উপরে হামলা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাল যদি আমার বাড়িতে যায় আপনারা কি করবেন? রাস্তায় নামবেন তো? গণতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলন করবেন তো? আমারটা আমি একাই লড়ে নেব। ममता बनर्जी पर बीजेपी का राजनीतिक हमला समझ आता है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल है, इस नाते वो ममता सरकार पर तीखा हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। लेकिन इस सारे मामले को ट्विस्ट दे रहे हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। दिल्ली में ममता बनर्जी के साथ बैठकर बीजेपी को चुनाव हराने की कस्में खाने वाली कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर बीजेपी से ज्यादा तीखा हमला किया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडों की सरकार है, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आज ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ है, कल ईडी के अधिकारियों की हत्या हो सकती है। अधीर रंजन चौधरी इतने पर नहीं रुके, उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया कि बीजेपी और टीएमसी दोनों मिली हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी की शह पर उनके नेता दांत तोड़ने की धमकी देता है और बीजेपी सरकार बिना सुरक्षा दिए ईडी के अधिकारियों को ऐसी जगहों पर भेज देती है। हालांकि टीएमसी कह रही है कि उसे राजनीतिक रूप से परेशान करने के लिए ये ड्रामा हो रहा है। ये लोग संविधान के कमजोर होने और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने की बात ये लोग कहते हैं। क्या राहुल गांधी, क्या ममता जी, क्या बाकी लोग, और आज जब संस्थाओं को हत्या के इरादे से हमला किया जा रहा है भ्रष्टाचार के मामले, तो ये खामोश है। कम से कम डिस्टर्ब एरिया ये तो ऐलान करो, लेकिन हिम्मत नहीं है। बीजेपी पार्टी बड़ी बड़ी बात तो कहेंगे, लेकिन दम नहीं है उनकी। हो सकता दीदी और मोदी जी के अंदर कोई गहरा रिश्ता है जिसके चलते ये नहीं हो पाएगा। एक ड्रामा चल रहा है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो रहा है, कोई की इन्वेस्टिगेशन का फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक सामाजिक मेलाइन करने के लिए ये किया जा रहा है। जो पुराना कश्मीर को हम लोग देखा था, आज का कश्मीर और पुराना कश्मीर के साथ बंगाल का तुलना हो रहा है।
क्योंकि जैसे तरीके से कोई चोरी करेगा उसको पकड़ने के लिए जाएंगे और उसके ऊपर अटैक होगा, ये देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। तो सेंट्रल एजेंसी पर पब्लिक हमला हुआ, और जो पब्लिक हमला हुआ तो दिखाई दे रहे हैं मंत्री और जो टीएमसी का लोग, जो ये पैसा का घपला के साथ जुड़ा हुआ लोग है, उसी का लोग ही इस मारपीट किया, अपरेंटली ऐसा दिखाई दे रहा है। सोचिए, ईडी एक जांच एजेंसी है। अगर वो किसी को नोटिस जारी करती है तो उसे पूछताछ के लिए हाजिर होना चाहिए, लेकिन कई नोटिस के बाद भी वो हाजिर नहीं होते और ऐसे में जब ईडी छापा मारने या उन्हें गिरफ्तार करने जाती है तो उसकी टीम पर ही हमला हो जाता है। सवाल यह है कि ईडी अगर किसी नेता के घर पर छापेमारी करती है तो ही हिंसा क्यों होती है? किसी नेता के भ्रष्टाचार की जांच पर ही इतना हंगामा क्यों होता है? ईडी के छापे तो कारोबारियों के घर पर भी पड़ते हैं, लेकिन तब कोई हंगामा क्यों नहीं होता है? जब नेताओं पर छापा पड़े तो वो खुद को मासूम और राजनीति का शिकार बता दें, और जब कारोबारियों पर छापा पड़े तो कुछ नहीं। आखिर नेताओं के खिलाफ हो रही जांच को हमेशा राजनीति के चश्मे से ही क्यों देखा जाए? कभी आपने सोचा है, अगर भ्रष्टाचार के आरोपी नेता ही ऐसी दलील क्यों देते हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन पर बदले की कार्रवाई की जा रही है? नेताओं के तर्क इतने सेलेक्टिव क्यों होते हैं? अगर ईडी की जांच गलत होगी तो कोर्ट में यह साबित हो जाएगा। फिर इस तरह से किसी जांच एजेंसी को उसका काम करने से रोकना क्या सही है? सत्ता में हमारा नजरिया है कि जांच में सहयोग ना करना और जांच टीम पर हमला करना गलत है। किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी जांच एजेंसी के प्रति अपने समर्थकों को उकसाना नहीं चाहिए, बल्कि जांच में पूरी तरह सहयोग करना चाहिए। ईमानदारी कभी किसी जांच से डरती नहीं है। और बंगाल में ईडी की जांच के राउंड 1 के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां महादेव बेटिंग ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसकी जद में सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल आ गए हैं। और यह खुलासा हुआ है महादेव बेटिंग ऐप में ईडी की चार्जशीट से। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम है। भूपेश बघेल के अलावा शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान यह दावा किया गया था कि भूपेश बघेल को महादेव सट्टा ऐप प्रमोटर्स की तरफ से 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब यह बात ईडी की चार्जशीट में दर्ज हो गई है। ईडी की चार्जशीट में असीम दास के बयान के मुताबिक महादेव ऑनलाइन बुक के एक प्रमोटर शुभम सोनी ने उसे कैश पहुंचाने का काम सौंपा था। ईडी के मुताबिक मामले में एक और राजदार मिला है, जिससे कई और खुलासे हो सकते हैं। इसमें थोड़ा और भी आपको डिटेल में बता देते हैं। आरोप है कि महादेव बेटिंग ऐप मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई और 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल तक पहुंचे। ईडी की चार्जशीट में जो दर्ज है उसके मुताबिक इसमें 3 किरदार हैं। पहला शुभम सोनी, जो महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स में से एक है, उसने 508 करोड़ रुपए असीम दास को दिए। असीम दास इस पूरे मामले का हिसाब किताब रखने वाला राजदार है और ईडी का दावा है कि असीम दास ने अपने बयान में 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल तक पहुंचाने की बात कही है। यह खुलासा हुआ फोन से मिले एक रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज से। दरअसल असीम दास के मोबाइल फोन से ईडी को एक 29 सेकंड का रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज मिला है। यह मैसेज दुबई में बैठे शुभम सोनी ने असीम को भेजा था। वॉइस नोट के जरिए भेजे गए इस ऑडियो मैसेज में शुभम सोनी असीम से क्या क्या कह रहा था, वो भी आपको एक बार सुना देते हैं। भाई तू एक काम कर, तू ना अभी के अभी इंडिया निकल। और क्या बोलते हैं, मेरे को ना भयंकर कॉल मैसेजेस आ रहे हैं उधर से पैसे के लिए। तो तू एक काम कर, तू वहां निकल। मैं तेरे को ना वहां पर रायपुर के ब्रांच से 8-10 करोड़ दिलवा रहा हूं, तो तू वहां पर दे देना बघेल जी के पास, ठीक है? और क्या बोलते हैं, एक बार बात भी कर लेना कि काम वाम ना बंद हो अपना कोई भी, और बाकी तो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट टाइम में। अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है ना, तो हो नहीं पा रहा है। ईडी द्वारा गिरफ्तार आरोपी असीम और दुबई में बैठे महादेव ऐप के तथाकथित आरोपी शुभम सोनी के बीच का यह ऑडियो नोट ईडी को असीम से मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चैट से बरामद हुआ। यही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसी व्हाट्सएप चैट के बाद अब ईडी जल्द तत्कालीन सीएम उस वक्त जो रहे भूपेश बघेल को संबंध भेजने की तैयारी कर रही है और दुबई से भारत भेजे गए 508 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल भी खंगालने की कोशिश कर रही है, जिसमें जांच एजेंसी के सामने कुछ और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं।
अब चार्जशीट में नाम आने के बाद भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। उनका सामना अब ईडी के सवालों से भी होगा। इधर इसे राजनीतिक पॉइंट बनाने का अवसर भी आ गया है। बीजेपी ने भूपेश बघेल पर हमला तेज कर दिया है, जबकि कांग्रेस कह रही है यह राजनीतिक बदला है। घोटालों के गुरु घंटालों की ये पार्टी है और ऐसे घोटालों के गुरु घंटाल हैं जो घोटालों के घंटा घर पे खड़े होकर के और अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे। आज जो है वो इस युग में ऐसे घोटालों के गुरु घंटालों का बंटाधार हो रहा है। असीम दास, जिसके पास से नगद पैसे बरामद हुए, उसने बाद में ये स्टेटमेंट दिया कि मेरे से दबाव में ऐसा करवाया गया। तो जिसके पास से पैसे मिले और जिसके ऊपर कार्रवाई सीधे होना लाजमी दिखती है, क्या उसके ऊपर दबाव डाल के 20 प्रकार के बयान दिलवाए जा रहे हैं कि हम आपको बचा देंगे, आपको इसमें से निकाल देंगे, तुमको कुछ नहीं होगा, ऐसा नाम दो। ये इस प्रकार की शंकाएं, इस प्रकार के विचार फिर सामने आते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, करप्शन मंत्री होता है। और यही करप्शन मंत्री छत्तीसगढ़ में दोनों हाथों से लूट रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने तो रुपए काट दिया, परंतु सोनिया गांधी ने भूपे काट दिया। इस भूपे को 500 करोड़ रुपए पे कीजिए और महादेव के नाम पर भी लूटिए। और अब तो सारे प्रमाण सामने आ चुके हैं। और सत्ता में आज हम हिंदुस्तान के उस समुद्री हीरो की बात करेंगे जिसने सोमालिया में 24 घंटे के अंदर खूंखार समुद्री डाकुओं से 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। एक शक्तिशाली नायक की तरह, और यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि अथाह समंदर में हिंदुस्तान के हीरो के सफल ऑपरेशन की कहानी है। इस हीरो का नाम है मार्कोस कमांडो। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज इन कमांडोज की ताकत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। मार्कोस कमांडो ने कैसे समुद्री डाकुओं को भागने पर मजबूर कर दिया, कैसे 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन को सफल अंजाम दिया, इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस ऑपरेशन के 3 वीडियो सबूत आपको दिखा देते हैं जिसमें मार्कोस कमांडो के पराक्रम की कहानी है। यह पहला वीडियो उस वक्त का है जब मार्कोस कमांडो हाईजैक जहाज के पास पहुंच चुके थे। इस तस्वीर में आपको एक बड़ा जहाज दिखाई दे रहा होगा। यह वही जहाज है जिसमें 21 लोग समुद्री डाकुओं के कब्जे में थे। इस तस्वीर का अगला हिस्सा जब आप दूसरे कैमरे से देखेंगे, यहां जहाज के पास मार्कोस कमांडो पहुंच चुके थे। छोटी बोट के जरिए एक एक करके कमांडो जहाज पर पहुंचे। इस दौरान डाकुओं को इसकी भनक तक नहीं लगी। अगले वीडियो में भारतीय नौसेना की शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। इस जहाज पर एक्शन में आए मार्कोस कमांडो को देख रहे होंगे आप, मतलब ये ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार हो चुके थे। ये उस वक्त की तस्वीर है। अब आपको इस ऑपरेशन की पूरी इनसाइड स्टोरी भी बता देते हैं, जिसमें जहाज के हाईजैक होने से लेकर सभी लोगों को सुरक्षित लाने तक की पूरी डिटेल है। पहले आप मैप के जरिए समुद्री डाकुओं के उस अड्डे को समझिए जहां सालों से इनका आतंक रहा है। भारत के पश्चिमी तट से लगभग 3000 किलोमीटर दूर है सोमालिया का तट, जहां डाकुओं ने लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज एमवी लीला नेफोर्ट को हाईजैक कर लिया था। यह जहाज ब्राजील के पोर्टो डू एकू के बहरीन के खलीफा बिन सलमान पोर्ट जा रहा था। 11 जनवरी को यह लोकेशन पर पहुंचने वाला था, लेकिन इससे पहले ही यह जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचता डाकुओं ने 4 जनवरी को सोमालिया तट पर शिप को हाईजैक कर लिया। यह काम सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने किया था। खबर यह थी कि जहाज पर 5-6 हथियारबंद समुद्री लुटेरे थे। जहाज पर 15 भारतीयों समेत कुल 21 लोग सवार थे। जानकारी मिलते ही भारत की नौसेना का एक्शन हुआ। वॉरशिप आईएनएस चेन्नई को अगवा किए गए जहाज को छुड़ाने के लिए रवाना किया गया। इसके साथ साथ मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I को भी रवाना कर दिया गया, जिसका काम हर मूवमेंट पर नजर रखना था। 5 जनवरी को भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज लोकेशन पर पहुंचे। जवानों ने जहाज एमवी लीला निरफॉक को घेर लिया। हेलीकॉप्टर से शिप पर पल पल की नजर रखी जा रही थी। कमांडो रात 8 बजे जहाज में घुसे और सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान समुद्री लुटेरे जहाज पर नहीं मिले। यह दावा है कि मार्कोस की चेतावनी से डरकर समुद्री डाकू भाग गए और जहाज पर सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया।
ऐसे बंदे इंडियन नेवी आके हम लोग को थोड़ा राहत मिला है और इंडियन नेवी आई एम प्राउड ऑफ। भारत की पहचान है जहां पर एक एक भारतीय की जान के लिए भारत कुछ भी करता है। ये मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने एक नहीं अनेक उदाहरण दिए हैं कि कैसे हर भारतीय की जान को बचाया जाए। ऑपरेशन गंगा से लेके अभी भी समुद्र की गहराइयों में जान बचाने का काम हुआ। इस पूरे ऑपरेशन में एक नाम है जिसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। ये नाम आज सिर्फ सोमालिया के समुद्री डाकू ही नहीं बल्कि हर उस दुश्मन के दिमाग में दहशत बनकर आया होगा जिसकी टेढ़ी नजर भारत की तरफ रहती है। ये है भारत के घातक मार्कोस कमांडो। ये इंडियन नेवी की तेज तर्रार खास यूनिट है। 1987 में मार्कोस का गठन किया गया था। इस टीम के कमांडो पानी में स्पेशल ऑपरेशंस में माहिर होते हैं, आतंकवाद विरोधी अभियान में ट्रेंड होते हैं, जल, जमीन और हवा में ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, तेजी से छिपकर हमला करने में माहिर हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि कैसे कठिन ट्रेनिंग के बाद हिंदुस्तान का एक मार्कोस कमांडो तैयार किया जाता है। 20 साल की उम्र के सैनिकों को इसके लिए चुना जाता है। 80% जवान स्क्रीनिंग के दौरान ही बाहर हो जाते हैं। सोचिए कितनी कठिन ट्रेनिंग होती होगी। लगभग 10,000 जवानों में से एक को चुना जाता है। सिलेक्शन के बाद अमेरिकी और ब्रिटिश मॉसिल्स के साथ में 2.5 साल तक कड़ी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है। ये कमांडो घातक हथियार TAR-21 राइफल से लैस होते हैं। आपको बता दें 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के दौरान मार्कोस को ट्राइडेंट और ताज होटल में ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। मार्कोस को दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार दिए जाते हैं। ये कमांडो इजराइल में बनी TAR-21 असॉल्ट राइफल इस्तेमाल करते हैं जिसकी रेंज 550 मीटर तक है और ये 1 मिनट में 750 से 950 गोलियां दागने की क्षमता रखती है। आपने मार्कोस वाले हीरो को जाना, अब आपको समंदर के उस विलेन के बारे में भी बता देते हैं जो एक चेतावनी के बाद ही फरार हो गए। दरअसल सोमालिया वो मुल्क है जिसके समुद्र में बड़ी तादाद में मछलियां मौजूद हैं। साल 1990 तक इसकी अर्थव्यवस्था मछलियों से ही चलती थी। तब यहां समुद्री लुटेरों का कोई डर नहीं था। अधिकतर लोग मछली का व्यापार करते थे। फिर यहां सिविल वॉर शुरू हो गई। सरकार और नौसेना नहीं रही। इसका फायदा विदेशी कंपनियों ने उठाया। इसके बाद यहां के लोगों का रोजगार छिनने लगा। इससे परेशान होकर 1990 के बाद इस देश के लोगों ने हथियार उठा लिए और समुद्री लुटेरे बन गए। जहाज छोड़ने के बदले वो फिरौती लेने लगे। साल 2005 तक ये धंधा इतना बड़ा हो गया कि एक पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बना, यानी लुटेरों के अभियान को फंड करने के लिए लोग इन्वेस्ट कर सकते थे। बदले में लोगों को लूटी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा मिलने लगा। और सत्ता में विश्लेषण की दिशा अब राम मंदिर की ओर मोड़ देते हैं। 22 जनवरी को नए और भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। करोड़ों राम भक्तों में इसे लेकर उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित तैयारियों की तस्वीरें आपको हर दिन दिखाई जाती हैं, लेकिन आज हम आपको उस गुमनाम राम भक्त महिला से मिलवाएंगे जिसने कार सेवा के दौरान गोलियां चलते हुए देखी, लाठियां खाई, जिसका घर बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। इनका नाम है डॉक्टर श्री ओम भारती। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में डॉक्टर श्री ओम भारती को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। उनका कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उनके लिए गर्व का पल है, लेकिन आज से 33 वर्ष पहले कार सेवकों के साथ जो हुआ था उसे याद कर वो भावुक हो जाती हैं। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में डॉक्टर श्री ओम भारती ने उस दौरान हुए एक एक घटना को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके सामने में बेगुनाह कार सेवकों पर पुलिस ने गोलियां चलाईं। वो छुपने के लिए उनके घर आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें खींच कर गोलियां मार दी। वो दिन ओम भारती आज भी नहीं भूल पाती, जब अशोक सिंघल और अरुण शौरी ने उनके घर में बने मंदिर में छिपकर अपनी जान बचाई थी। ओम भारती ने हमें अपने घर का हर वो हिस्सा दिखाया जो उस दिन खून से लाल हो गया था। पहले महिलाओं का जत्था, पीछे बाबा जी, उसके पीछे राम भक्त। जन्मभूमि पर इन लोगों ने चाल चली और जन्मभूमि के पास गोली चली तो सबसे पहले तो उसको लगी वासुदेव हलवाई को, वो शहीद हुआ। इसके बाद राजेंद्र दरकार का नंबर था, वो शहीद, तो वहाँ 5 लोग मारे गए थे। पहले यहाँ सेठाराम को लगी। अच्छा, सेठाराम जी को यहाँ अब कितनी उसमें थी सब उतार दिया उसके।
अब दौड़े महेंद्र अरोड़ा, उनको यहाँ लग गई। अच्छा, दूसरी जो प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा जी को यहाँ पे गोली फिर उधर से कोठारी वठारी खेदे गए। इस कमरे में कोठारी वगैरह रुके थे, कोठारी बंधु। हाँ, तो कलकत्ता वाले हाँ। नंदलाल भी था और जाने कौन कौन थे, पूरी टीमें थी। तो वो सब उन्हीं के साथ आए थे। अच्छा, महेंद्र अरोड़ा। अच्छा, तो इसको तोड़ा, इसको हाँ, यहाँ दरवाजा था। अच्छा, ये दरवाजा था, अब यहाँ पे दीवार हो गई। नहीं बना, हमने कुछ नष्ट नहीं किया, ये बना ही रहे स्मारक। ये सब ऐसे प्लास्टर था, ये उनकी गोली गाली से टूटा है। प्लास्टर टूटा दिख नहीं रहा। हाँ। तो ये उन्हीं की गोली गाली से टूटा। गली में ही जैसे दीवार चढ़ा, 2-3 तो दीवार पे चढ़ते मारे गए, और ये राम निकल गया था, उसके पीछे उसके भाई को मार दिया। जहाँ वो गिरा था उसी पैर के पास हो गया। इधर 1 मिनट आ रहे हैं अंदर में। इधर इन कमरों में कौन कौन लोग थे और किस तरीके से सब कुछ हुआ, कृपया एक बार बताएं। अब इसमें तो कार सेवक ज्यादा ही थे। अच्छा, है ना, लेकिन हाँ, इसमें कार सेवक ज्यादा थे, लेकिन अशोक सिंघल जी थी, इसको इसी में बचे थे। 1 मिनट में एक बार TV9 भारतवर्ष आपको वो कमरा दिखा रहा है जिस वक्त 30 तारीख को यहाँ पे हुआ था। पढ़ने लगी थी अशोक सिंघल जी। तो इस कमरे में अशोक सिंघल यहाँ पे थे और यहीं पे वो बैठे हुए थे। अच्छा, इसमें छोटी छावनी महाराज जी छिपे थे। अच्छा, और इधर में सब कार सेवक भरे थे। हमने एक वीडियो में देखा है, आपने उसमें बोल रही हैं कि पुलिस वाले आए और सब कुछ लूट के चले गए। हाँ, आप भगवान का कुछ नहीं हो रहा। हाँ, भगवान मंदिर में भगवान का कोई जेवर नहीं है, नंगे ही हैं भगवान जी। एक शिष्य ने चांदी का कुछ दिया भी, लेकिन हम बनवा भी नहीं पाए, वो ऐसे ही पड़ा रह गया। तो वो ऐसे ही लाकर में पड़ा है, क्योंकि उन दिनों तो कहीं हम निकल ही नहीं सकते थे। अब फिर हमको लाकर खोलना निकालना आता भी नहीं है, बच्चे बाहर रहते हैं। और अब बात रामलला की करते हैं। भारत में सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा रही है कि जब संतान गर्भ में होती है तो गर्भवती महिला को गीता के श्लोक सुनाए जाते हैं। ऐसी कामना होती है कि गर्भ में पल रहा बच्चा भी उस श्लोक को सुने और अच्छे संस्कार हासिल करे। यही परंपरा रामलला की मूर्तियों के साथ अपनाई जा रही है। आपको बता दें कि जिन शिलाओं से रामलला की मूर्ति का निर्माण हो रहा है, उन शिलाओं के पास हर दिन पुरोहित गीता का पाठ करते रहे, क्योंकि राम भक्तों का मानना है कि रामलला अभी गर्भ में है, इसलिए उनके साथ भी गर्भ में पल रहे बच्चों वाला बर्ताव होना चाहिए। अयोध्या में कौन लोग ये कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इस पर एक छोटी सी रील है, वो आप देख लीजिए। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। एक बात बताएं कि पूजा पद्धति तो बाद में शुरू होगी, लेकिन अभी से किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? जैसे पहले पत्थर था, पत्थर को जब आकृति देते हैं तो जिस दिन पत्थर से पूजा करके, उस पत्थर को पूजन करके उसी दिन से प्रतिदिन भगवान जी को प्रातःकाल और सायंकाल 15-15 मिनट तीनों मूर्तियों को पूजा विधान और मंत्र पारण भगवान को सुनाते। जैसे गर्भावस्था में भगवान है तो उनको सारा शास्त्र अगर आए, ये इसको ध्यान में रखते हुए तो ये 15-15 मिनट तीनों मूर्तियों को वेद पारण सुनाते थे हमारे बच्चे। मतलब हम लोग जैसे कि हमारे घर में महिलाएं जब गर्भधारण में जाती है तो रामायण, भागवत, ये सब जो भागवत वगैरह की कथा सुनाई जाती है, जिससे कि बच्चा जो जब आए तो फिर वो उस तरह से पारंगत हो, जिस तरह अभिमन्यु को किया गया था कि बिल्कुल उसी तरीके है। जी, बस वही, क्योंकि भावना है, भावना का सारा खेल है, तो भावना को दृष्टि में रखते हुए और ये भी हो जाए कि भगवान जी को जो है रोज उनमें प्राण प्रतिष्ठा भी जागृत हो, इस दृष्टि से रोज 15-15 मिनट तीनों मूर्तियों, 3 मूर्ति निर्माण हो रही है, तो तीनों मूर्तियों के सामने 15-15 मिनट खड़े होकर मंत्र सुनाते थे। तो ये 6 महीने से जो है सुबह दोपहर शाम हो रहा है? लगभग और सुबह दोपहर शाम नहीं, सुबह और शाम। सुबह शाम। मतलब भावना ये है कि भगवान अभी गर्भ में हैं और जब वो निकले तो भगवान मतलब उस तरीके से वेद पाठ और सब कुछ। जी, 15-15 मिनट और उनका पूजन, पंचोपचार से पूजन और वेद पारण उनको सुनाते थे। ये जब से जिस दिन उस पत्थर का पूजन हुआ है उससे और आज तक अविरल चल रहा है। और सत्ता में अब आपको सावधान करने वाली खबर का जिक्र करते हैं, जो इस मौसम में किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस समय कड़ाके की ठंड है। ज्यादातर लोग सर्दी के सितम से बचने के लिए रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है सत्ता के बहुत सारे न्यूज मित्र भी रूम हीटर का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन हीटर को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है और इससे जुड़े मेडिकल केस जिस तेजी से बढ़े हैं, वो अपने आप में एक अलार्म है। रिपोर्ट के मुताबिक रूम हीटर का इंसान की आंखों पर बहुत खतरनाक असर होता है। हीटर और ब्लोअर के पास बैठने से आंखें ड्राई हो रही हैं, मतलब आंखों का पानी सूख रहा है। हाल के दिनों में अस्पतालों में ऐसे मामलों की संख्या 30% तक बढ़ गई है। ओपीडी में बड़ी संख्या में ऐसे मरीज आ रहे हैं
जिन्हें आंखों में नमी न होने के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आजकल बड़ी संख्या में मरीज आंखों में खुजली और लाली की शिकायत लेकर भी आते हैं। जानकारों का कहना है ज्यादा वक्त तक हीटर, ब्लोअर, अंगीठी जलाने से आंखों की रोशनी तक जाने का खतरा है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए हमने नेत्र रोग विशेषज्ञ से राय ली। इस पर हमने आपको सतर्क करने वाली 90 सेकंड की एक न्यूज रील तैयार की। जैसे ठंड बढ़ती है तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा ब्लोअर्स और हीटर्स ऑन करते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारे रूम का ह्यूमिडिटी लेवल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो पेशेंट्स आर प्रेजेंटिंग विद क्रॉनिक ड्राई आइज, यानी कि उनकी आंखों में पानी की कमी हो जाती है, सूखापन आ जाता है, जिससे उनकी आंखों में बर्निंग होती है, इरिटेशन होती है, कई लोगों को इचिंग भी होती है, रेडनेस हो जाती है। आजकल ऑफिस में भी ब्लोअर्स चल रहे होते हैं तो वो भी ड्राइनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बेटर ये रहता है कि एक तो हमको अपना फ्रीक्वेंटली आई वॉश करते रहना चाहिए, स्टे हाइड्रेटेड, जिससे हमारा बॉडी में पानी मात्रा अच्छी रहेगी तो हमारी आईज में ड्राइनेस कम होगी। दूसरा, हमको कोई ना कोई लुब्रिकेंट ड्रॉप्स अपने किसी भी आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके लेते रहना चाहिए, जिससे आंखें ड्राई ना हों। अपनी मेंटेन करते हैं, यानी कि हम पानी पीते रहते हैं रेगुलरली। बीच बीच में थोड़ा सा जाके, आजकल ठंडे पानी से तो हम वॉश नहीं कर सकते हैं, बट हम गुनगुने पानी से अपनी आंखों को धो लेते हैं, आंखों को फ्रीक्वेंटली ब्लिंक कर लेते हैं, तो भी हमारी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। बट अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, यानी कि आपको लगता है कि मेरे को वो सिम्टम्स दिक्कत दे रहे हैं, मेरी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को दिक्कत दे रहे हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली आई स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। अब आप समझिए कि आपको ठंड से बचाने वाला हीटर कैसे आपकी आंखों का दुश्मन बन जाता है। इसके साइंटिफिक पहलू को आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। बड़ी संख्या में लोग हीटर चलाकर छोड़ देते हैं। रूम हीटर लगातार हवा को गर्म और शुष्क करते रहते हैं। रूम हीटर की वजह से कमरे का तापमान बढ़ता है। ऐसे में जो आंसू हमारी आंखों में बनता है उसके वाष्पीकरण की गति बढ़ जाती है। जिस गति से आंसू बनता है उससे ज्यादा गति से आंसू का वाष्पीकरण होता है। जब सूखी आंखों में हम पलक झपकाते हैं तो रगड़ पड़ती है, जिसकी वजह से आंखें लाल हो जाती हैं। कुछ हीटर के इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी होती है। कमरा बंद होने से ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। जहरीली गैस फेफड़ों में जाने लगती है और फिर यह हमारे खून में मिल जाती है। इससे हीमोग्लोबिन का लेवल भी गिर जाता है और बेहोशी आने लगती है और ज्यादा देर तक इस परिस्थिति में रहने पर इंसान की मौत भी हो सकती है।